वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ये जनरली 4 ऑप्शंस होते हैं। इन्हीं 4 ऑप्शंस के कारण ही हम इन्हें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में जनरली एक ऑप्शन उसका राइट आंसर होता है और रेस्ट ऑफ द ऑप्शन की बात करें तो वो जनरली रॉन्ग होते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो वहाँ पे बोथ का ऑप्शन हमें दिखता है। अगर 3 ऑप्शन सही होते हैं तो हमें वहाँ पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हमें दिखता है यहाँ पे। लेकिन जब भी हम एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सॉल्व करते वक्त हमारा ध्यान जनरली सिर्फ राइट आंसर को क्लिक करने पे या राइट आंसर को जानने पे होता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज़ को भी जानेंगे कि हम सिर्फ राइट आंसर को ना देखें, हम रॉन्ग आंसर को भी साथ साथ एनालाइज करें कि किसी भी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा तो क्यों होगा और रॉन्ग ऑप्शन नहीं होगा तो क्यों होगा। इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन हमें उस कंसेप्ट को दोबारा देखने का, समझने का या कुछ यूं कहें उस कंसेप्ट के थ्रू हमें रिविजिट करने का वो दोबारा मौका देता है। अगर हम राइट ऑप्शन और रॉन्ग ऑप्शन इन दोनों ऑप्शंस को अच्छे से एनालिसिस करके क्वेश्चंस के आंसर को निकाले तो इन फ्यूचर अगर इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करके रीडिज़ाइन करके भी अगर हमारे सामने रखा जाए तो वहाँ पे किसी प्रकार की कंसेप्चुअल दिक्कतें या किसी प्रकार का मिसकंसेप्शन या किसी प्रकार के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन के सिलसिले को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिसोर्स प्लानिंग लीड्स टू। आप सभी को पता है रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज के जुडिशियस यूज के लिए या उसके प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्लानिंग स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग लीड्स टू, रिसोर्स प्लानिंग के कारण क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग के कारण इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन रुकता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। रिसोर्स प्लानिंग के कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चेक होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन विल बी, रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है, तो यहां पे आप नन ऑफ दीज ऑप्शन के साथ यहां पे जाएंगे। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सिर्फ सही जवाब को निकालने पे जोर नहीं देना है। सही जवाब को बेशक आपको टिक करना है, लेकिन ऑप्शन सही है तो क्यों है और बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है तो क्यों है, आप इस चीज को भी जानने पे जोर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेटिस्फाइंग पोटेंशियल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। सेटिस्फाइंग पोटेंशियल विद टेक्नोलॉजिकली अंडर डेवलप्ड। जब हम लोग रिसोर्सेज को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहले है पोटेंशियल, देन डेवलप्ड, देन स्टॉक एंड फाइनली रिजर्व। अब क्वेश्चंस की डिमांड को देखिए। एक ऐसा रिसोर्स जो हमारे पोटेंशियल को सेटिस्फाई कर सकता है लेकिन उसे डेवलप करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन उस रिसोर्स को या उस रिसोर्स के पास हमारे नीड को फुलफिल करने का पोटेंशियल होता है। तो अगर आप यहां पे देखें हाउ नो और ऑल ऑफ दीज, यहां पे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस में नहीं आएगा या कंसीडर में नहीं आ सकता यहां पे। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को देखें, नो हाउ का मतलब होता है कि उस रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, उसकी टेक्नोलॉजी आपके पास है, हम इसे क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। लेकिन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे उसे फर्दर डेवलप करना है, इसकी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, इसे ही नो नो कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी नो नो, एनो नो। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप है, टेक्नोलॉजी को अभी तक हमने डेवलप उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए नहीं किया है। तो नो नो की बात करें, ये स्टॉक की बात करते हैं, और अगर नो हाउ की बात करें तो ये रिजर्व की बात करते हैं। अगले स्लाइड में देखें। नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्ट। कौन सा नॉन रिन्यूएबल का फीचर है एक्सेप्ट। जब भी यहां पे एक्सेप्ट आए बच्चे तो इस क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सेट्स ऑफ ऑप्शन में एक ऑड ऑप्शन है
ऑड का मतलब क्या है कि कुछ ऑप्शन सही होंगे, एक गलत हो सकता है, कुछ ऑप्शंस गलत होंगे, एक सही हो सकता है। तो नॉन रिन्यूएबल का कौन सा फीचर इसमें नहीं है, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। पहला फीचर है फॉर्मेशन प्रोसेस इज लॉन्गर। नॉन रिन्यूएबल को फॉर्म होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिसाइक्लेबल इन नेचर इन सम कॉन्टेक्स्ट, नेचर में कुछ हद तक ये रिसाइक्लेबल होता है, कंप्लीटली ये रिसाइक्लेबल नहीं होता है। नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये बिल्कुल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर आप देखें तो एबिलिटी टू रिन्यू फिजिकली एंड केमिकली इन शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2, 3, 4 राइट ऑप्शन है, बट ऑप्शन नंबर 1 की बात करें ये रॉन्ग है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगले स्लाइड में देखें, नेक्स्ट है इस प्रकार के सवाल पे अब एक स्पेशल स्ट्रेटजी मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। हम इसे एजर्शन रीजनिंग कहते हैं। इन दोनों में एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, एक स्टेटमेंट एज ए एजर्शन कथन होता है और दूसरा स्टेटमेंट एज अ रीजन और रीजनिंग होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक और टेक्निक क्या है, पहले इसको समझिए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि एजर्शन और रीजनिंग दोनों में से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है या गलत है। यहां पे अगर इसको चेक करें, राजस्थान and Gujarat have enormous potential for the development of geothermal and hydel energy, ये एजर्सन है। रीजनिंग की बात करें, जियोथर्मल एंड हाइडल आर इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेस। अब देखिए क्या है, अगर आपको लगता है कि ए और आर में से कोई भी अगर गलत नहीं है तो आप ऑप्शंस को यहाँ पे दो मेजर कैटेगरी में देखिए। अगर ए और आर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ए और आर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। क्या इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जियोथर्मल एंड हाइडल। अगर राजस्थान को देखें और अगर आप गुजरात को देखें तो राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमें विंड और हमें सोलर एनर्जी के लिए दिखता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए यहां पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर यहां पे रॉन्ग हो गया सो द राइट आंसर विल बी ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, नेक्स्ट स्लाइड में है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन एक्सेप्ट। फिर यहां पे एक और दिया जा रहा है कि लैंड की कौन सी एक ऐसी कैटेगरी है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द 3 कैटेगरीज कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जो बैरल लैंड है आप उसमें खेती नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे स्कूल के बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे भी आप खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। जो रिवाइंस है, जो बैडलैंड टोपोग्राफी है, जो गली एरोजन का एरिया है, आप वहाँ पे भी एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन और फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फैलो लैंड की बात करें जिसे हम लोग प्रतिभूमि कहते हैं, प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें खेती बाड़ी हो सकती है, जो फर्टाइल है, लेकिन हमने उस लैंड के फर्टिलिटी को रिन्यू करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कुछ दिनों के लिए हमने उसमें खेती बाड़ी या हमने उसमें एग्रीकल्चर और फार्मिंग नहीं किया है। सो द राइट आंसर विल बी फैलो लैंड। नेक्स्ट स्लाइड में अगेन एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसी स्ट्रेटजी को आपको अप्लाई करना है जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, and the reason is resources plays an important role in the economic development and lays foundation for human civilization। अगर आप एजर्शन और रीजनिंग दोनों स्टेटमेंट को देखें बच्चे ध्यान से, तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को आप यहीं पे एक्सक्लूड कर दीजिए, आप यहीं पे हटा दीजिए। अब दोनों को दिखना है कि दोनों में से अब 1 नंबर में और 2 नंबर में, ए में और बी में ऑप्शंस इस बात को लेकर वेरी कर रहा है
कि दोनों सही तो हैं, लेकिन क्या रीजन उस एजर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ें। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा है। रिसोर्सेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लेज फाउंडेशन फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए है तो ह्यूमन सिविलाइज को डेवलप होने के लिए, उसे और ज़्यादा पलने के लिए, बढ़ने के लिए, उसको फर्दर ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज का होना एक अनिवार्य शर्त है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप देखें, या एजर्शन और रीजनिंग या रीजन एजर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। सो द राइट आंसर विल बी 1 और ए। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग किन किन चीजों को इन्वॉल्व करता है। एक्सेप्ट का मतलब फिर यहां पे है ऑड, दैट मीन्स इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप रिसोर्स प्लानिंग में कंसीडर नहीं कर सकते। रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, एंड मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो अब अगर ऑप्शंस को यहां पे अगर हम ऑप्शंस को एनालाइज करें, उसे देखें, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन भी रिसोर्स प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैलेंस बिटवीन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स एंड नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स, ये भी सही है। लेकिन जब हम लोग रिसोर्स को प्लान करते हैं या रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं, एजेंडा 21 की बात करें, रियो कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसमें भी रिसोर्स प्लानिंग पे विशेष जोर दिया गया है। और रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज, रिसोर्सेज के एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेशन और उसके बहुत ज़्यादा डिप्लीट होने को रोकने की बात की गई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन, हैवी यूटिलाइजेशन को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप राइट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 और सी। नेक्स्ट वन, रिसोर्स प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी। रिसोर्स प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड द रीजन इज रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वंस अगेन अगर यहाँ पे हम पहले वाली स्ट्रेटजी को देखें तो एजर्शन और रीजनिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट एज अ एजर्शन और एज अ रीजन रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे सी और डी को हमें कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें ए और बी पे फोकस करना है। सो रिसोर्स प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस, बहुत अच्छी बात है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है या रीजन एजर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। अगेन ये ऑड वाला क्वेश्चन है, कौन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस का एग्जाम्पल है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे हम नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल और कन्वेंशनल को हम कई बार नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। तो अगर आप इसमें देखें कौन सा इसमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस है या रिन्यूएबल रिसोर्स है, सोलर, विंड, हाइडल एंड न्यूक्लियर, दे ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। लेकिन हाइडल या वाटर के साथ एक स्पेशल कैटेगरी है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर हाइडल की बात करें, हाइडल एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, लेकिन हम हाइडल या वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं, इसलिए हम हाइडल को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ हम उसे नॉन कन्वेंशनल में ना रख के हम उसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाइडल को आप देखें तो हाइडल बेशक आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, लेकिन वो नॉन कन्वेंशनल नहीं है, वो एक कन्वेंशनल रिसोर्स है। इसलिए हाइडल को हम नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बेशक वो रिन्यूएबल कैटेगरी में है, लेकिन उसकी कैटेगरी नॉन कन्वेंशन में ना होके कन्वेंशन में उसकी कैटेगरी जनरली अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज ग्रेजिंग ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेजिंग ग्राउंड की बात करें, पेस्चर लैंड की बात करें, वो किसका एग्जाम्पल है, ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो अगर किसी एक इंसान का है, कोई एक अगर उसके ऑनरशिप को क्लेम करता है
इंडिविजुअल रिसोर्सेस, लेकिन अगर वो ग्रुप पे पीपल का है तो वहां पे कम्युनिटी। तो ग्रेजिंग लैंड इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो कम्युनिटी बेस या बहुत सारे लोगों का मिला के भी हो सकता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बोथ। नेक्स्ट वन पे, resources that take long geological time for their formation are called, एक ऐसा रिसोर्स जिसको फिजिकली और केमिकली रिन्यू होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसे शॉर्टर टाइम लगता है। रिजर्व, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे पास है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसे बहुत सारे लोग ऑनरशिप को क्लेम करते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ही होता है जिसे फिजिकली और केमिकली रिन्यू होने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have appropriate technology to access them are called। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा रिसोर्स जो हमारे नीड को फुलफिल कर सकता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, लेकिन प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अभाव में हम फिलहाल उसे एक्सेस या उसे एक्सप्लोर या उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी स्टॉक। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है कि जिस रिसोर्सेस में हमारे, आमतौर पे सभी रिसोर्सेस में हमारी नीड को फुलफिल करने का पोटेंशियल होता है, हम उस लेवल पे उसे डेवलप कर पाते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी और नॉट। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि सर्वे के द्वारा रिसोर्सेज की क्वांटिटी कितनी मात्रा में, उसकी क्वालिटी किस लेवल का है, हम इसे पता कर पाते हैं या नहीं। रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स जिसको एक्सप्लोर करने की, फर्दर डेवलप करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहां पे टेक्नोलॉजी नहीं होने की बात क्वेश्चन की डिमांड है। सो द ऑप्शन विल बी स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी पुट। आप टाइडल एनर्जी को रिसोर्सेज के किस कैटेगरी में रखेंगे? आपको पता है बच्चे, टाइडल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल का मतलब ही कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसमें एक प्रकार का फ्लो नेचर होता है जो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, जिसको फिजिकली केमिकली रिन्यू होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, रिन्यूएबल का ही दूसरा नाम रेप्लेनिशेबल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी रेप्लेनिशेबल। ह्यूमन मेड टाइड ह्यूमन मेड नहीं होते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एबायोटिक की बात करें तो अगर रॉक्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, दे ऑल आर एबायोटिक। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो टाइडल करंट की बात करें, टाइडल एनर्जी की बात करें, दे आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर किस प्रकार का रिसोर्स? रिन्यूएबल नहीं है, बायोटिक भी नहीं है, फ्लो में आप आयरन ओर को नहीं रख सकते हैं। वाटर की बात करें, टाइडल की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, सो द राइट ऑप्शन विल बी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, आयरन ओर। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट का मतलब होता है नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट किया हुआ उसके लैंग्वेज को। तो इनकरेक्ट का मतलब होता है नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है या गलत है। अगर आयरन डिफ्यूजन की बात करें तो आपको पता है रेड और येलो सॉइल में जो आयरन डिफ्यूजन होता है वो मोस्टली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में होता है, सेडिमेंट्री रॉक में जनरली नहीं होता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। लीचिंग हाई लैटिट्यूड, लीचिंग जो लेटराइट सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो जनरली ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अलोंग ज़्यादा होता है, तो वो लो लैटिट्यूड में होता है, ना कि हाई लैटिट्यूड में होता है। थर्ड ऑप्शन, डेल्टाई कृष्णा, रेगुर और रेगड्डा। अगर कृष्णा और गोदावरी के अपर वैली को देखें तो वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलता है, लेकिन उसके डेल्टाई के एरिया को देखें जहाँ पे वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है, वहाँ पे रेगड्डा या रेगुर सॉइल नहीं मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 3 ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो आंसर विल बी डी और ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। नॉट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि सही नहीं है, या फिर बोले कि यहां पे भी इनकरेक्ट की बात की जा रही है या गलत ऑप्शन को चूज करने की बात हो रही है। यहां पे शेल्टर बेल्ट की बात करें, जो पेड़ों की एक रोज होते हैं, पट्टियां होती हैं, क्यों? क्योंकि वो विंड की स्पीड को रोकेंगे। विंड की स्पीड रुकेगा तो ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा, और कहीं ना कहीं वो सॉयल फॉर्मेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हुए फर्टिलिटी रिस्टोर को फैसिलिटेट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्लोप प्लोविंग की बात करें, स्लोप प्लोविंग या स्लोप के डायरेक्शन में प्लोविंग करेंगे तो एक्टिव इरोजन होगा या इरोजन को वो फैसिलिटेट करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। अगर ह्यूमस प्रेजेंस की बात करें, ह्यूमस प्रेजेंस, लीचिंग में ह्यूमस का प्रेजेंस नहीं होता है। लीचिंग के कारण अगर हम बोलें ह्यूमस भी वहां से हट जाता है, यही कहीं ना कहीं नॉन एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो टेरेस फार्मिंग नॉन डिफेक्टिव प्रैक्टिस। नॉन डिफेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि इसमें डिफेक्टिव नहीं है, ये इको फ्रेंडली है, और इसके कारण सॉइल इरोजन चेक होगा और सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस फैसिलिटेट होगा यहां पे। लेकिन अगर ह्यूमस प्रेजेंस की बात करें, इसमें ऑप्शन 3 होगा या सी होगा। ह्यूमस प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि लीचिंग के कारण जो सॉल्यूबल मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लोअर लैटिट्यूड में, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरियाज में सॉइल के अपर लेयर से सॉइल के लोअर लेयर की ओर चले जाते हैं, और उस लीचिंग में ह्यूमस का भी लीचिंग हो जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। कौन सा पेयर करेक्ट है एक्सेप्ट, दैट मीन्स क्या, इसमें भी एक ऐसा ऑड चुनना है आपको जो इनकरेक्ट है, और रेस्ट ऑफ द 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। डेजर्टिफिकेशन, शिफ्टिंग सैंड ड्यून, शिफ्टिंग सैंड ड्यून के कारण डेजर्टिफिकेशन होता है, इसलिए हम लोग शेल्टर बेल्ट लगाते हैं, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, क्लाइमेट लीस्ट एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव फैक्टर, सेकंड वन इज पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर में 2 मेजर फैक्टर्स हैं, नंबर 1 क्लाइमेट एंड नंबर 2 नेचुरल वेजिटेशन एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शंस। बट ऑन द अदर हैंड पैसिव फैक्टर की बात करें, पेरेंट रॉक, रिलीफ एंड टाइम। तो सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है। यहां पे लिस्ट फैक्टर लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन ही क्या है, रॉन्ग है। सो एज पर क्वेश्चन डिमांड द राइट आंसर विल बी बी। अल्कैनिटी, जहां पे बहुत ज्यादा इरिगेशन है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के एरिया में, वहां पे मिट्टी में अल्कैनिटी का प्रॉब्लम, या मिट्टी में वहां पे अम्लीयता बहुत ज्यादा पाई गई है। एंड द लास्ट वन इज दुआर रीजन, जो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जो तराई रीजन होता है, जिसको अंडुलेटिंग एरिया होता है, हम उसे ही रोलिंग लैंड भी कई बार कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, क्लाइमेट लीस्ट एक्टिव फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सॉइल डिग्रेडेशन फैसिलिटेटेड बाय। सॉइल डिग्रेडेशन किन किन कारणों के कारण सॉइल डिग्रेडेशन होता है, यहां पे भी एक्सेप्ट के ऑप्शन के साथ एक ऐसा ऑड ऑप्शन दिया जा रहा है जिसके कारण सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होता है, उसके कारण सॉइल फॉर्मेशन होता है। वाटर लॉगिंग के कारण सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर के कारण भी सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, इसलिए मैन्योर को यूज करने के लिए मैन्योर का यूज ज्यादा प्रेफरेबल होता है। लीस्ट यूज ऑफ मैन्योर, अगर आप मैन्योर का ज्यादा यूज करेंगे, अगर आप मैन्योर का ज्यादा यूज करेंगे तो सॉइल फॉर्मेशन फैसिलिटेट होगा, मैन्योर का कम यूज करेंगे तो सॉइल डिग्रेडेशन फैसिलिटेट ज्यादा होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोल सॉइल को डिग्रेड करने में नहीं, सॉइल को फॉर्म करने में है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगले स्लाइड में देखें, तो इस स्लाइड में, इस वीडियो में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा मल्टीपल चॉइस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, सही आंसर को कैसे सेलेक्ट करना है, रॉन्ग आंसर को कैसे एक्सक्लूड करना है, इसके बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।